इसमें जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसका जो गठन हुआ, उसका जो निर्माण हुआ है, उसकी जो स्थापना हुई है, मैं निर्माण भी कह रहा हूँ, गठन भी कह रहा हूँ और स्थापना भी कह रहा हूँ, तो यह हिंदू समाज के संगठन के लिए हुआ और हिंदू समाज के पास अपार बल है। वो हनुमान जी की तरह, जैसे हनुमान जी भूल गए थे अपने बल को और सामने समुद्र जो है लांघने का विषय जो है, फिर जामवंत ने बताया कि का चुपी साधी रहा बलवाना, तो वो बल याद दिलाना पड़ता है। हिंदू समाज का जो संगठन है वह केवल हिंदू और भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व समष्टि के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। और 2047 तक भारत को विकसित बनाने का अर्थ यह नहीं है कि केवल भारत समृद्ध हो और भारत संपन्न हो, पूरे विश्व मानवता फले फूले। इस ध्येय को लेकर हम 5 परिवर्तन के जो विषय हैं, ये केवल भारत के विषय नहीं है, पूरे विश्व के लिए विषय हैं। उसमें कुटुंब प्रबोधन है, पूरा यूरोप बिखर गया, उसके यहाँ परिवार है ही नहीं, और उस परिवार बिखरने का परिणाम ये हुआ है कि यूरोप में घोर निराशा है, सबसे अधिक आत्महत्याएँ होती हैं, अमेरिका में होती हैं। तो एक तो परिवार का प्रबोधन और परिवार की जो पूरी रचना है, परिवार की जो शुचिता है, पवित्रता है, उससे मिलने वाला जो मनोवैज्ञानिक बल है, क्योंकि सबसे अधिक हम मनोवैज्ञानिक रूप से टूटते हैं। यदि मनोवैज्ञानिक बल मिलता है, उत्साह रहता है, तो हम सब कार्य कर सकते हैं। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो असंभव हो फिर, क्योंकि परिवार का बल साथ होता है। तो सबसे पहले हमने परिवार पर ध्यान केंद्रित किया है, ये प्रयास किया है कि हमारे पूरे विश्व के परिवारों का मार्गदर्शन भारतीय परिवार व्यवस्था करती है। तो पहले हम अपने भारतीय परिवारों को बचाएं। भारतीय परिवार का आधार हमारी पवित्र विवाह संस्था है। अन्य जगह वो समझौता है विवाह, यहाँ वो जन्म जन्मांतरों का संबंध है। तो हम अपनी विवाह संस्था की पवित्रता, ये तलाक हमारा शब्द नहीं है, डाइवोर्स डिवोर्स ये हमारे शब्द नहीं है, संबंध विच्छेद परिवार में ये हमारी कोई इस प्रकार की कोई विचार ही नहीं है हमारे यहाँ, ये एक संस्कार है। तो हमारी विवाह संस्था की पवित्रता, हमारे विवाह संस्था की निरंतरता और उसकी जो शाश्वत जो उसकी प्रकृति है वो संरक्षित हो, सुरक्षित रहे, तो इसके लिए परिवार प्रबोधन। और परिवार में भी क्या कि जो 1 या 2 बच्चों तक हम सीमित हैं, तो बहुत सारे रिश्ते समाप्त हो रहे हैं। तो कम से कम चाचा, ताऊ, मामा, बुआ, मौसी ये रिश्ते निकले, तो 3 बच्चे प्रत्येक घर में, प्रत्येक हिंदू घर में हों। इससे प्रेरणा अन्य देशों को भी मिलेगी जहाँ उनकी संख्या जो है वो संकुचित हो रही है, सिकुड़ रही है। दूसरा है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र को बनाता है भूमि, जन और उसकी संस्कृति। तो भूमि है, जन नहीं है, तो जन भी चाहिए। हिंदुस्तान तब रहेगा जब यहाँ हिंदू पर्याप्त संख्या में रहेगा। उसके लिए जो है हमारे परिवार ठीक होने चाहिए, बहुत अधिक संख्या नहीं कि हमारे संसाधनों पर जो है वो दबाव पड़े, लेकिन इतनी तो हो कि परिवार ही ना मिटे, इतनी भी तो चिंता करनी, अस्तित्व तो रहे। तो एक तो हम परिवार प्रबोधन, दूसरा हमारा विषय है सामाजिक समरसता। जो जात पात की में विकृति है, जो जन्म आधारित जाति व्यवस्था है, ये हमारे वेदों में है ही नहीं। ऋग्वेद में जो हमारे 1028 सूक्त हैं, वो कहीं से भी जन्म आधारित जाति व्यवस्था का समर्थन नहीं करते। जो वर्ण व्यवस्था है वो कर्म पर आधारित है, और कर्म की विविधता तो आज के भी, चाहे कोई भी आधुनिक समाज है उसमें भी है। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई हार्डवेयर इंजीनियर है, कोई सिविल इंजीनियर है, कोई जो है अलग विधा का इंजीनियर है, ऐसे डॉक्टर हैं तो वो भी अलग अलग विधाओं के डॉक्टर हैं। चाइल्ड स्पेशलिस्ट अलग है, वो अलग है। अब वो जन्म पर आधारित नहीं है, कर्म पर आधारित है। तो क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण जो है, श्रम विभाजन जो है, समाज में सुव्यवस्था के लिए है। अगर उससे अव्यवस्था होती है, कब होती है? जब वो जन्म पर आधारित, कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा? अगर पुरुषार्थ करेगा, वो मेडिकल की पढ़ाई करेगा, तभी तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा। नहीं कर पाएगा, माना अगर वो जो है ड्राइविंग सीखता तो ड्राइवर बनेगा, अगर वो इंजीनियरिंग करता तो इंजीनियर बनेगा, टीचिंग का डिप्लोमा या कोर्स करता है तो टीचर बनेगा। तो इसलिए जन्म आधारित जाति व्यवस्था भारत की देन है ही नहीं, ये विकृति है। ऐसे ही जैसे गेहूँ की खेती करते, लेकिन गेहूँ के साथ साथ उसमें कबाड़, झाड़ झंकार उग जाता, उसकी गुड़ाई निराई नहीं होगी तो पता चला गेहूँ दब गया और झाड़ झंकार ऊपर हो जाए। तो हमको अपनी ये जो जन्म आधारित जाति व्यवस्था के कारण आई हुई अव्यवस्था है, इसकी गुड़ाई निराई करनी पड़ेगी। और फिर हमारा जो मतलब मूल जो श्रम विभाजन पर आधारित वर्ण व्यवस्था है,
उसमें कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से ब्राह्मण बन सकता है, कोई भी योद्धा उसमें जा सकता है, वर्ग में जा सकता है, माने सैनिक बन सकता है, कोई भी दार्शनिक बन सकता है, कोई भी अधिकारी बन सकता है। तो वही हमारी वर्ण व्यवस्था थी। तो हम सामाजिक समरसता पर, जिसमें जाति के आधार पर कोई भेदभाव न हो, ये एक बहुत बड़ा कलंक भी है, होना नहीं चाहिए। मध्यकाल में ये बढ़ा जब विदेशी आक्रमण हुए। तो एक हमारा जो बिंदु है दूसरा, वो सामाजिक समरसता का है। तीसरा है हमारा स्व का भाव, अर्थात स्वदेशी। जो आज रुपया पिट रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, 91 रुपये पर जो है, लगभग उससे भी अधिक पर डॉलर पहुंच गया। इसका कारण क्या है? सोना ऊपर जा रहा है हमारे बहुत अधिक, मतलब लगभग मैं समझता हूँ 1.5 लाख, मतलब 1,60,000 रुपये के आसपास जो है 10 ग्राम सोना होगा 24 कैरेट वाला। तो हमको अपनी जो रुपए की क्रय शक्ति है, इसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाना पड़ेगा। सकल घरेलू उत्पाद कब बढ़ेगा? भारत में इतना अपार जन संसाधन है, हम उसको निठल्ला बना देंगे, निकम्मा बना देंगे, वो खेती नहीं करेगा, वो पशुपालन नहीं करेगा, शुद्ध दूध कहाँ से मिलेगा? आपके पास पॉलीथीन का दूध अभी सर्वे आया है, अभी आया है, जिसमें कहा 70% सैंपल सब जो हैं वो पाए गए, सब जो हैं वो गलत पाए गए हैं, उसमें मिलावट पाई गई है दूध में। तो आपको ये थैलियाँ नहीं बचाएंगी, तो उसके लिए शुद्ध चाहिए तो पशुपालन करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है हम जो है स्वदेशी, अर्थात भारत में बनी हुई हमारे जो लघु उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, हमारी जो जैविक खेती थी, हमारा जो पशुपालन था, वो फिर से फले फूले। तो उससे ईमानदारी भी आएगी, हमको अच्छा भोजन भी मिलेगा, नागरिक भी स्वस्थ होंगे। नहीं तो कौन सा भारत बनाएंगे हम? वो वाला भारत जिसमें सब डायबिटीज़ वाले रोगी होंगे। कैसे हिंदू चाहिए? डायबिटीज़ हिंदू, या हार्ट पेशेंट हिंदू, या आपको जो है वो वाले हिंदू चाहिए जो ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं। तो स्वस्थ रहना है तो उसके लिए स्वस्थ भोजन चाहिए, उसके लिए जैविक खेती चाहिए, उसके लिए हम स्वदेशी पर आएंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी और हमारा स्वास्थ्य भी उससे बनेगा, तो वो बहुत कुछ सुधार देगा। तो इसलिए हम जो है किसी समय में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, सोने की चिड़िया थी। तो वो हमारा जो एक गांव था, उसमें अगर बाहर से कुछ भी ना आए तो गांव अपने आप में आत्मनिर्भर थे। आज भारत के 6.5 लाख गांव हैं, पहले भारत में 10 लाख से अधिक गांव थे। तो उन 10 लाख गांव में एक गांव आत्मनिर्भर था। आवागमन के इतने साधन नहीं थे। आपके ही इस गढ़वाल में ऋषिकेश से ऊपर सड़कें ही नहीं थी। 62 के बाद सड़कों का जाल फैला, चीन युद्ध के बाद, जब चीन ने युद्ध किया, उस समय एक गांव आत्मनिर्भर था। हम माधो सिंह के वंशज थे, हमने चट्टानों को चीरा था, हमने जो है दुगड्डा गाड़ का पानी मलेथा के बंजर भूमि में पहुंचाया, सेरा बनाया। तो मतलब हम लोग जो जैविक खेती का अपना पौधा खाते थे, झंगोरा खाते थे, अपनी जो हमारी दालें थी, गहत था, हमारी अपनी राजमा थी विशेष प्रकार की, उसका अपना गुण था। हमारा जो गंगी का आलू है उसका अपना एक विशेष गुण था जो आपके अन्य आलुओं में नहीं है। तो मतलब कहने का है कि भारत का एक गांव आत्मनिर्भर था, वहाँ सब चीज़ें थी। तो हमको जो है स्वदेशी का प्रयोग करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा ना हो कि लाइफ बॉय है यहाँ और तंदुरुस्ती है वहाँ माने यूरोप में या अमेरिका में। तो हमें अपनी तंदुरुस्ती अर्थात अपना धन यहाँ बचे, हमारी अर्थव्यवस्था यहीं घूमे और भारत जो है एक विश्व की पहली अर्थव्यवस्था बने, इसके लिए स्वदेशी अपनाना पड़ेगा। उसके बाद हमारा जो चौथा बिंदु है पर्यावरण और जल संरक्षण। आज पानी जो हम प्लास्टिक की बोतलों का पी रहे हैं, भारत में कभी प्लास्टिक की बोतलों में पानी तो रहे, दूध तक नहीं बिकता था। आज तो पानी भी अगर प्यास लग जाए 20 रुपये 30 रुपये की बोतल लेनी पड़ती है, और महंगा पानी भी आता है जो कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए है। तो वो विशिष्ट व्यक्ति है जिनको VIP कहते हैं, उनका पानी तो 1000 रुपये लीटर से भी महंगा है। क्या ज़रूरत? हमारे जो परंपरागत जल स्रोत हैं उनकी शुद्धता का हम ध्यान रखें, उनको संरक्षित करें। उसके लिए हमको वृक्षारोपण, चौड़ी पत्तीदार वृक्ष, विशेष रूप से हिमालय का जल तो अमृत है, यहाँ की तो गंगा ही अमृत है, उसमें जल नहीं अमृत ही बहता, कीटाणुरोधी उसका स्वभाव है। तो कैसे हम परंपरागत जल स्रोतों को बचाएं, कैसे अपने पर्यावरण को बचाएं, तो उसकी चिंता की दृष्टि से भी यहाँ संदेश दिया गया। और पांचवा हमारा है नागरिक कर्तव्य। हम आज भ्रष्टाचार में भारत का जो है मैं समझता हूँ विश्व की जो सूची आई है भ्रष्ट देशों की, उसमें हम काफ़ी जो है ऊपर है। तो क्यों है? तो उसका कारण हम नागरिक कर्तव्य समझ ही नहीं रहे। हम ही लोग दुबई जाते हैं तो बहुत अच्छे नागरिक बन जाते हैं, अमेरिका में रहते हैं तो वहाँ बहुत अच्छे नागरिक होते हैं, यूरोप के देशों में जाते हैं वहाँ की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं, वहाँ के जो उन देशों के संविधान है उसका हम कठोरता से पालन करते हैं। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो गंदगी भी फैलाते हैं और हम यहाँ
अच्छे नागरिक का परिचय नहीं देते। तो ये नागरिक कर्तव्य जो हमारे संविधान ने, नागरिक के जो कर्तव्य हैं कि हम जो है मतलब जो नियम हैं, जो संविधान के नियम हैं उनका पालन करें। तो इन 5 विषयों को लेकर के जो है यहाँ पर आह्वान किया गया हिंदू समाज का, और ये अपेक्षा की गई कि ये केवल भाषण के स्तर पर नहीं, इसको व्यवहार में उतारना पड़ेगा। और किस प्रकार से फिर हिंदू समाज समृद्ध होगा, सशक्त होगा, तो उसका मार्ग इन्हीं 5 बिंदुओं से निकलेगा। और ये 5 बिंदु केवल हिंदू समाज के को पुष्ट करने के लिए नहीं, पूरी मानवता को, यहाँ तक कि जड़ चेतन पशु पक्षी पूरी प्रकृति का चिंतन है। क्योंकि जब पर्यावरण का विषय है तो उसमें पूरा एक पारिस्थितिकी तंत्र, पूरा हिमालय, पूरे हमारे समुद्र, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वैश्विक ताप बढ़ रहा है, तो इस पृथ्वी को अस्वस्थ होने से भी बचाने का इन्हीं 5 बिंदुओं से मार्ग निकलता है। इस पर जो है विशद जो है यहाँ पर बातें रखी गई हैं।